नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं भुजंग भूषण आपके समक्ष मैं लेके आया हूँ बिहार की राजनीति पे थोड़ी बहुत जानकारी। और वो जानकारी ऐसी है कि आप आज के डेट में देख रहे होंगे जितने यूट्यूब्स हैं, जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं या जो भी मीडिया से संबंधित लोग हैं, बिहार में चुनाव चूँकि होने वाला है वो सभी इस समय दमखम के साथ तरह तरह की जानकारी दे रहे हैं। कभी कोई नीतीश को लेके, कभी कोई आरजेडी को लेके, कभी कांग्रेस को लेके, कभी प्रशांत किशोर को लेके, कभी इन तमाम नवसृजित जो नए उभरते हुए राजनीतिज्ञ हैं अगली पीढ़ी के, उनको लेकर के। लेकिन इन्हें मैं समराइज़ करके बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय में आपको बताऊंगा कि बिहार की राजनीति की दिशा और दशा क्या होने वाली है। जैसे कि आप देखते हैं कि भारत की राजनीति वर्तमान में अभी राजनीति जो है पूरे देश में वो काफ़ी क्रूर हो चुकी है, मानव मूल्यों को कुचलते हुए, और ये राजनीति आगे बढ़ रही है। इसमें कोई संवेदना रह नहीं गया। ये आप भी मानेंगे कि मेरी बात कितनी सत्य है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, ये जो जुमले बन के रहते हैं कि राजनीति में आते हैं भैया समाज सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करने के लिए आते हैं। लेकिन आपको मालूम है कई फीसदी लोग ऐसे हैं, मुझे लग रहा है कि 0. कुछ फीसदी लोग होंगे जिनके अंदर ये भावना होंगी। वैसे तो मंच पर ये दहाड़ते हैं कि सारे लोग समाज सेवा के लिए आए हैं। और राजनीति जो भारत की है उसमें आप किसी भी क्षेत्र के शिखर पे चले जाइए और अंतिम शिखर राजनीति है। आप खेल में चले जाइए, शिखर पे राजनीति में चले आइए। फिल्म स्टार बन जाइए, राजनीति में चले आइए। संगीतकार, कलाकार, नृत्यकार, आप सभी क्षेत्र में देखिए। यूं कि आप बहुत बड़े क्रिमिनल और बाहुबली मर्डरर हो गए, वो भी अगर शिखर पे चले गए तो वो भी लोग देखिएगा कि राजनीति में आ गए। आप पत्रकार हैं, बहुत शिखर पे चले गए तो वो भी आप राजनीति में पैरवी लगाकर घुस गए। तो ये राजनीति जो है ना, ये गंगा सागर है, सभी नदियां आके इसी में मिलती हैं। अब शुरू करते हैं। बिहार चूंकि राजनीति का गढ़ है, दुनिया के सबसे पहला लोकतंत्र बिहार में पाटलिपुत्र हुआ करता था, तो वहाँ की राजनीति को थोड़ा समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। जो बिहारी है, बिहार के हर चौक चौराहे और चाय की दुकान पर भी वहाँ जो राजनीतिज्ञ हैं, आप अमूमन आपको देश के किसी कोने में नहीं मिलेंगे। इसकी वजह यही है कि वहाँ के लोगों के रग रग में राजनीति है। अब हम बात करते हैं बिहार में 2-3 चीज़ों की बात। पहली बात बिहार के बीमार मुख्यमंत्री की। दूसरी बात, लालू ने पूरी तरह से चुनावी बागडोर अपने हाथ में ले लिया है आरजेडी की। अभी शैडो के रूप में भले ही उनके पुत्र तेजस्वी हों, लेकिन उन्होंने बागडोर थाम लिया और पुराने फॉर्म में भी दिख रहे हैं। तीसरी बात, ये प्रशांत किशोर ने जो एंट्री किया है वो थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट के रूप में, तो वो जो बिहार की राजनीति को और चुनाव के परिणाम को क्या दिशा और दशा देगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू करता हूँ। जैसे बीमार मुख्यमंत्री पिछले दिनों राष्ट्रगान के समय उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ गया, बीच में उतर गए, मीडिया वालों की तरफ हाय करने लगे, नमस्ते करने लगे, काफ़ी चर्चा हुई, विपक्ष काफ़ी हमलावर हो गया उनके ऊपर। लेकिन वो जिस दौर से गुजर रहे हैं उनको प्रोजेक्ट करना बीजेपी के लिए अभी मजबूरी है। लेकिन वर्तमान में इस तरह के प्रोजेक्शन को लोग नकारते जरूर हैं, मगर उसका दूसरी तरफ एक और फ़ायदा है कि बीजेपी के अलावे जो उस तरह से उन्होंने रखा उसे तमाम दल उनकी शिकायत कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों के दिलों में नीतीश के प्रति सहानुभूति भी पैदा होगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि नीतीश वो नीतीश हैं कि 2005 से वर्तमान तक वो राज्य किए। वो बटखरा है नीतीश कुमार का नाम, जो कि आप तराजू पर एक तरफ 1 किलो, दूसरी तरफ 1 किलो, उनका वजन मात्र 250 ग्राम है। जिधर रखिएगा वो हो जाएगा 1.25 किलो, याद रखिएगा। इसीलिए नीतीश पूरी राजनीति में पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे हैं और वो आगे भी ऐसे करने की सोचते हैं। लेकिन उनकी स्थिति जो है, स्वास्थ्य की स्थिति, वो अभी गंवारा नहीं कर रही है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में जिस तरह से उड़ीसा में बिजू पटनायक के स्थिति काफ़ी खराब थी और उनके जो पीए थे पांड्या, वो उनका बार बार माइक पर से हाथ हटा रहे थे, वो भाषण दे रहे थे। और मोदी जी ने कहा था कि बिहार बीमार नेतृत्व के राज्य को बीमार घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि परोक्ष रूप से कौन से ऐसे लोग हैं जो उड़ीसा को चला रहे हैं, उड़ीसा के लोगों का हश्र क्या होगा, मोदी जी ने कहा था। लेकिन वर्तमान में बिहार में जो जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर एनडीए के मुख्यमंत्री जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उनकी स्थिति पर कभी भी मोदी जी ने टिप्पणी नहीं की।
क्योंकि वहाँ उनका कंपल्शन है, मजबूरी है, गठबंधन है। इसीलिए बोलता हूँ कि राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है। जब जैसा देखा, जहाँ फ़ायदा हुआ वहाँ वैसे बयान दो। और इसी तरह से मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बिहार में नीतीश को लेकर चलना मजबूरी है। याद होगा आपको, एक बार बिहार में बड़े बड़े पोस्टर लगा करते थे, बिहार में काबा नीतीश कुमार बा। तो ये आज भी है वो चीज़, नीतीश कुमार बा। चाहे विपक्ष चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, चेहरा और जातीय समीकरण बिहार के लिए सबसे अहम चीज़ है और इसी को पकड़ के रखने में एनडीए पूरी तरह से कोशिश कर रही है। जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू जो वोट का ट्रांसफ़र होता है, जो वोट ट्रांसफ़र, वो जेडीयू के जो वोट हैं, परसेंटेज ऑफ वोट हैं, अभी तक वो कॉमन वोट हैं उनके 15.कुछ%, उसको बीजेपी चाहती है कि वो मेरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाए और किसी भी तरह, इसीलिए उन्होंने कुर्मी नेता राजू पटेल को भी उतारा है उसमें करने के लिए। तो पूरी तरह से जेडीयू बिन बिहार सूना अभी वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है। 2005 में 20% जेडीयू को वोट था, 2010 में वहाँ पर जेडीयू का वोट थोड़ा सा बढ़ा, वहाँ पे आरजेडी के साथ उन्होंने किया तो उसमें उन्होंने 17% वोट आए, 15 में भी इसी लगभग वोट आए। और जब बीजेपी अलग हट के लड़ी थी जेडीयू से, उस समय बीजेपी को 22 से 24% वोट का इजाफा हुआ था और 2020 में जेडीयू को 20.39% वोट आए थे। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि जेडीयू एक कॉमन वोट लेकर के, एक कांस्टेंट वोट के परसेंटेज को लेकर के बढ़ रही है और इसी वोट को खींचने की कोशिश में एक तरफ आरजेडी लगी हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी लगी हुई है। अब बात है कि लालू जो हैं पूरी तरह से कमान संभाल चुके हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि लालू तमाम जगहों पे वोटों उम्मीदवारों का डिसीजन जो है वो खुद करते हैं और पहले ही कर देते हैं। वो गठबंधन के दलों के आने की, उनके साथ बैठ करके मशवरा करने की कभी प्रतीक्षा नहीं करते। वो अपने ढंग से चलते हैं और वह हेड ऑन करके चलते हैं। गठबंधन के लोगों की मजबूरी है कि लालू जी के पीछे लटकें और लालू जी के पीछे लटकने में कांग्रेस सबसे आगे है। और बिहार में कहा बड़ी प्रचलित है कि लटकले तो गेलो बेटा। तो वो जो कांग्रेस की स्थिति है वही स्थिति हो गई है और कांग्रेस के जो कमेटी है दिल्ली में उन्होंने फैसला किया है। यह सूत्रों से के हवाले से ये पता चला है कि प्रियंका गांधी उन्होंने कहा कि अपने दम खम पे लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे और अपने अस्तित्व को फिर से हम खड़ा करेंगे क्योंकि हम परजीवी वाली छवि लेके नहीं जी सकते। जिस तरह से कांग्रेस ने हरियाणा में किया, आपको उन्होंने दरकिनार कर दिया और जिस तरह से फिर यहाँ पर दिल्ली में कांग्रेस ने किया, आपके अगेंस्ट खड़ी हो गई और आपको ही हटा दिया। तो अब उसी तर्ज पे यहाँ पर भी कांग्रेस अपने आप को अलग कर रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस अलग लड़ने की कोशिश करेगी क्योंकि जो कृष्णा जी हैं वो आए हुए हैं, जो कांग्रेस प्रभारी हैं, साउथ इंडियन हैं, उन्होंने अभी तक कोई मीटिंग नहीं की गठबंधन में, अपने जो इंडी गठबंधन में हैं। और उसके अलावे भी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं उन्होंने भी कोई मीटिंग नहीं की है। तो इस तरह से लगता है कि आने वाले समय में वो कांग्रेस अपनी छवि के अनुसार अलग लड़ेगी और फिर से वो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, मैं यहाँ सवर्ण कह लें, दलित कह लें और मुस्लिम वोटों को लेकर के जिस तरह से पहले 80 के दशक में लड़ती थी उसी तरह से वो एक बार पुनः लड़ने की कोशिश करेगी। 80 के दशक में एक बहुत बड़ी भूल हुई थी, भागलपुर का दंगा हुआ था जिसकी वजह से कांग्रेस बैकफुट पर गई, उसके बाद वो वापस नहीं आई। उसके पहले लोकनायक जयप्रकाश ने उन्होंने 75 में जिस तरह से सत्ता विहीन कर दिया केंद्रा जी को, तो वो जो काल था उसके बाद कांग्रेस रिवाइव नहीं कर पाई। वो पिछलग्गू बन करके ज़िंदगी जीना शुरू की और उसका हश्र यही हुआ कि आज भी कांग्रेस को मनमानी सीटें नहीं मिलती हैं, जो उनके झोली में डाल दिया जाता है भिक्षा के रूप में, वो सीट लेती है कांग्रेस। अब बात करते हैं हम कि बिहार की स्थिति की। बिहार में देखेंगे पीएमओ में बिहार के आईएएस, ईडी बिहार के जिम्मे, इलेक्शन कमीशन बिहार के जिम्मे, सारे आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट सब बिहार के हैं। लेकिन बिहार में आज के डेट में कोई उद्योग धंधा के नाम पर कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। और कुछ है तो वो दो चीज़ें हैं इस सरकार में। एक बीपीएससी ने जो उद्योग खोल रखा है, आपको मालूम है आए दिन वहाँ प्रश्न पत्र लीक होता है, धरना प्रदर्शन होता है। दूसरा, सरकार के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग
पूरी तरह से खुला हुआ है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो ये दो उद्योग पूरे अपने चरमोत्कर्ष पे हैं। और तीसरा जो है वो शराबबंदी करके शराब का उद्योग जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी आपके घर में होता है, वो एक उद्योग है। और इस समय उद्योग के अलावे जिस तरह से बिहार में पिछले दिनों कई पुलिस पदाधिकारी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं उनकी हत्या की गई, उनकी कई हत्याएं हुई। अचानक ये हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। और उसके बाद फिर आप देख लें कि इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस भी भुनाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस तो मतलब पूरी तरह से चाह रही है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों के जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स हैं, पॉइंट हैं, उनको उठाकर वो लाएगी और वो लालू से अलग हट करके वो अपने दमदार तरीके से उनसे लड़ेगी। अब प्रश्न एक, ये सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि कांग्रेस क्या सोचती है कि लालू को हराना है, लालू को सत्ता से पहले बाहर कर देना है, उसके बाद वो फिर से सरकार में आने की कोशिश करेगी, या फिर कांग्रेस आने वाले समय में लालू के साथ फिर लटक जाएगी। अब इन बीच में पूरे राजनीतिक समीकरण में एक चीज़ आप जरूर देखेंगे कि बिहार में नए जनरेशन का आगमन हो गया है। रामविलास पासवान के पुत्र जो हैं वो चिराग पासवान, उसके बाद आप देख लें कि लालू के पुत्र तेजस्वी यादव, उसके बाद आप देख लें कि नीतीश के पुत्र निशांत, उसके बाद आप देख लें कि जीतन राम मांझी के संतोष सुमन और कर्पूरी ठाकुर का भी पुत्र रामनाथ ठाकुर। ये एक नया जनरेशन जो खड़ा हुआ है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात है कि कर्पूरी ठाकुर के शिष्य रहे हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार और कर्पूरी ठाकुर में एक समानता जरूर देखने को मिलती है कि ये दोनों ही अपने सत्ता में रहते हुए अपने पुत्र को आगे नहीं किया। उस लेगेसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं की, परिवारवाद नहीं किया, जो कि लालू परिवार करता है या अन्य लोग कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों के बीच में ये जो नए जनरेशन के लोग हैं ये आएंगे, और चिराग पासवान, ये आप मत समझिए, वो बार्गेन मास्टर धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। अगले चुनाव में एनडीए के लिए सबसे बड़े सिरदर्द साबित होंगे चिराग पासवान, चूंकि वो बार्गेन करेंगे पिछली बार 100% जो उनका रिजल्ट आया था स्ट्राइक रेट, उसको लेकर के। अब बात करते हैं सबसे अहम कड़ी की, वो है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार ने आप पार्टी को भी टिप्स दिया था दिल्ली में आने से पहले, कांग्रेस को भी टिप्स दिया था और मोदी जी को भी दिया था, ममता बनर्जी को भी। कई जगहों पे वो राजनीतिक रणनीतिकार थे। अब वो उतर के जन स्वराज पार्टी लेकर आए हैं बिहार को सुधारने, बिहार को संवारने के लिए। पिछली बार उपचुनाव में उन्होंने 4 उम्मीदवार खड़ा किए थे, जहां पे 3 पहले से उम्मीदवार थे इंडी गठबंधन का और 1 उम्मीदवार था एनडीए का, लेकिन वो चारों सीटें एनडीए जीती थी। इसका मतलब है कि जन स्वराज पार्टी के जहां उम्मीदवार उतरते हैं वहां एनडीए को फायदा होता है। एक आकलन किया जा सकता है इस पर। लेकिन अभी से ही उन्होंने 2 चीजें प्रारंभ कर दी हैं। वो पहली एकमात्र पार्टी है जो 243 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाने की बात कर रही है, और कोई भी पार्टी बिहार में 243 सीटों पर नहीं लड़ेगी। इंडिविजुअल गठबंधन लड़ेगा, पार्टी नहीं लड़ेगी। पार्टी अगर कोई लड़ती है तो वो है जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की। अब जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की है, वो बूथ लेवल पर मैनेजमेंट जो भाजपा करती है वो उसने करना शुरू कर दिया। बूथ लेवल पर मैनेजमेंट करती है और कर रही है। और जिस तरह से केजरीवाल ने हर बूथ पर पैसे पहुंचाना, संसाधन पहुंचाना, फंडिंग की कमी नहीं है, इसलिए वो भी यह काम शुरू कर दिया है। यानी कि पूर्व के जो केजरीवाल थे उसका एक रणनीति का स्वरूप ये वर्तमान में प्रशांत किशोर जी लेकर के आए हैं, और ये पूरी तरह से प्रभावित करेंगे जब आने वाले समय में बिहार के चुनाव को। और इनको अनदेखी नहीं की जा सकती, इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये पूरी तरह से बिहार की रणनीति को, बिहार के समाज को, बिहार के स्वभाव को, बिहार के संस्कार को ये समझते हैं। ये खुद बिहारी हैं और सवर्ण हैं, इसलिए इनकी जो रणनीति है वो आने वाले समय में जो तमाम दल हैं उनके लिए घातक होगी। लेकिन अगर किसी को फायदा होता है प्रशांत किशोर के उतरने से, तो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। और प्रशांत किशोर ने अभी से ही कई उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जब भी गठबंधन में कुछ बात भी नहीं हुई है तब तक इन्होंने अपनी प्रत्याशियों के नाम और एक सूची उन्होंने प्रकाशित कर दी है, जो आने वाले समय में उन लोगों को काफ़ी समय मिल जाएगा
और चुनाव लड़ने में उन्हें तकलीफ नहीं होगी, एक आसान सा रास्ता दिख जाएगा। इसलिए पूरी रणनीति के साथ प्रशांत किशोर उतर रहे, उनको हल्के में लेने के लिए कोई गठबंधन तैयार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और इस चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा घाटा होगा, लालू प्रसाद को भी घाटा होगा, क्योंकि ओवैसी जैसे लोग भी अभी भी उम्मीदवार उतारेंगे, प्रशांत किशोर के आने से होगा। और नीतीश कुमार का चेहरा मजबूरी है भाजपा के लिए, भले ही इसके बाद भाजपा बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाए और नीतीश के पुत्र को डिप्टी सीएम भी बना सकती है आने वाले समय में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल जरूर रखिए।